कौन है सिराजुद्दीन जिससे 3 घंटे तक एटीएस ने की पूछताछ? महाकुंभ में भगदड़ पर उगले भयंकर राज। सीएए एनआरसी के प्रदर्शन से जुड़े हैं महाकुंभ में मौत के तार। सिर्फ यूपी नहीं, इन 9 राज्यों में भी शुरू हुई जांच। 10,000 लोगों को नोटिस, 16,000 लोग रडार पर। एटीएस एसटीएफ के बाद एनआईए की क्यों हुई केस में एंट्री? महाकुंभ में मौतों की साजिश किसने रची? ये प्लान धीरे धीरे डिकोड हो रहा है और उसमें जो जानकारियां सामने आई है वो चौंका देने वाली है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के बड़े नेता शाहिद जमाल के बेटे सिराजुद्दीन से यूपी एटीएस ने करीब 3 घंटे पूछताछ की है, जिसमें पता चला वो महाकुंभ मेले में गया था, जबकि वहां उसका कोई खास लेना देना नहीं था। यूपी पुलिस ने जब पूछा कि क्यों गए तो जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। जिसके बारे में बताएं उससे पहले जांच में हुआ दूसरा बड़ा खुलासा सुनिए, जिसके मुताबिक सीएए और एनआरसी का जो लोग विरोध कर रहे थे, उस वक्त जो लोग जेल गए थे, उसमें से कई लोग इस खेल में शामिल हो सकते हैं। जांच टीम को ये इनपुट सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा डंप के आधार पर मिला है। मेला क्षेत्र में लगे करीब 600 सीसीटीवी फुटेज यूपी पुलिस की 8 टीमों ने खंगाली, जिसमें भारी संख्या में संदिग्ध दिखे। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से उनकी पहचान की गई, उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए गए और 10,000 लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। जांच में ये पता चला कि करीब 30% लोग इसमें गैर हिंदू समुदाय के हैं, जिनमें कईयों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस के अलावा एनआईए की एंट्री भी इस केस में हो चुकी है, यानी बड़ा खुलासा होगा। एटीएस ने एमपी, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम समेत 9 राज्यों को डेटा भेजा है, जिसमें संदिग्धों के मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल और नाम लिखे हुए हैं। वहां की पुलिस वेरिफिकेशन और पूछताछ के बाद जो इनपुट आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो काम पुलिस अभी कर रही है वो काम उसी वक्त उसने क्यों नहीं किया? जब महाकुंभ में सैकड़ों सीसीटीवी लगे थे, संदिग्ध को देखकर पहचाना जा सकता था, तो उस वक्त पुलिस को शक क्यों नहीं हुआ? कंट्रोल रूम एक्टिव क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा होता तो हादसे को रोका जा सकता था, लेकिन प्लानिंग रचने वालों ने बड़ी ही चालाकी से रात का वक्त चुना। 29 तारीख के हमले का इनपुट खुफिया एजेंसियों के पास भी था, क्योंकि अमेरिका में बैठे पन्नू ने भी धमकी दी थी। अब क्या किसी बाहरी व्यक्ति का भी इसमें कोई हाथ है? कोई बाहर से बैठकर इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था? इसका खुलासा भी अब एनआईए की एंट्री के बाद होगा। लेकिन दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में एसटीएफ अधिकारी के हवाले से जो चौंकाने वाली बात लिखता है, उसे सुनकर आपको इतना यकीन हो जाएगा कि यूपी पुलिस ने तैयारी 2 कदम आगे की थी, पर सारी तैयारियों पर साजिशकर्ता 29 नवंबर को भारी पड़ गए। वो लिखता है, इंटेलिजेंस ने सीएए एनआरसी के प्रदर्शनकारी, क्रिमिनल हिस्ट्री, प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन करने वाले लोगों पर इनपुट दिए थे। इसके आधार पर यूपी के 1 लाख से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन करवाया गया। उन्हें समझाया गया, ये मैसेज दिया गया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की तरफ मूवमेंट न करें। इसके बावजूद भगदड़ होने के बाद जांच में ये मिला कि इनमें से कुछ का मूवमेंट महाकुंभ में हुआ। सिर्फ वाराणसी और आसपास के 10 जिलों के 16,000 लोगों को महाकुंभ से पहले ही काशी के बाहर मूवमेंट करने से मना किया गया था, लेकिन 117 लोगों का मूवमेंट काशी के बाहर मिला। इनमें 50 से ज्यादा लोग प्रयागराज भी पहुंचे और जो गैर हिंदू हैं। पुलिस की जांच ये इशारा कर रही है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल रहे कुछ लोगों ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर निगेटिव कमेंट किए, बल्कि वहां जाकर माहौल भी खराब किया। पर फिलहाल किसी का कबूलनामा सामने नहीं आया है। एनएसयूआई के जिस नेता के बेटे से पूछताछ हुई, उसने ये कहकर बचने की कोशिश की कि सेक्टर 7 में उसने पार्टनरशिप में दुकान लगाई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। तो क्या सारे दुकानों की भी जांच होगी? क्या दुकानदार की वेश में कोई घुसा था? ये बड़ा सवाल है।